हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी परीक्षाओं में हिंदी बहुत पूछी जा रही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अभी आने वाला है यूपी लेखपाल हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, और जेल वार्डर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और फायरमैन का भी होने वाला है, तो उसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसमें हिंदी बहुत महत्व रखती है अपने आप में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैथ है, ठीक है, और रीजनिंग है, इस पर तो सभी फोकस करते हैं। सभी कहते हैं कि नहीं मेरा मैथ अच्छा है, कोई कहता है रीजनिंग अच्छी है, तो मैथ और रीजनिंग तो सभी फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है हिंदी, उस पर कुछ लोग तो ध्यान देते हैं और कुछ लोग नहीं। जो ध्यान देते हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाता, नौकरी भी लग जाती, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते हैं उनकी नहीं लग पाती है, क्योंकि आपको कुछ अलग करना होगा, और अलग तभी कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जब आप हिंदी पढ़ पाएंगे तो अलग कर ही देंगे, आराम से हो जाएगा ना। तो आपको हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर परीक्षा में आपके आ रही है तो हिंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सोचते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों का कुछ नुकसान ना हो, तो रेवन स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आया है हिंदी, जो बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी और सब कुछ ख़त्म कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये पूरी गारंटी है हम लोगों की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंदी शुरू होती है कहाँ से? हिंदी वर्णमाला। आज पहला वीडियो है, बिल्कुल आराम से पढ़ते चलेंगे, सब कुछ ख़त्म करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, ये पहला पाठ कह लो या चैप्टर कह लो, ये यहीं से शुरू होता है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला मतलब वर्णों का एक क्रम, ठीक है। कई सारे अक्षर होंगे, उनको एक माला में पिरो दिया तो उसको बोल दिया कि वर्णमाला, ठीक है। अब इस माला को वो मत समझ लेना कि जो मंदिर में चढ़ती है तो भगवान को चढ़ने वाली माला है, वो नहीं है, ठीक है। तो एक अक्षरों का एक क्रम है जिसको बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। अब वर्ण या अक्षर या ध्वनि एक ही बात है, लेकिन होते क्या हैं तो आप समझो पहले कि देखो, कोई भी अक्षर हो, सबसे पहले अगर वो अक्षर आएगा उसको लिखना सिखाया जाएगा, तो सबसे पहले उसको बोलना सिखाया जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो क्या सबसे पहले आप उसको पेंसिल थमा दोगे कि लो बच्चा लिखो, आप छोटा आ बड़ा आ छोटी ई, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, उसको पहले बोलना सिखाओगे। तो सबसे पहले क्या आई? ध्वनि आई ना। ध्वनि के बाद वर्ण या अक्षर बना है, ठीक है। तो पहले क्या आई? ध्वनि, और फिर वर्ण या अक्षर बना है। वर्ण या अक्षर एक ही होता है, ठीक है। तो अब अक्षर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर अक्षर को हम दो सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे तो एक निकलेगा आ और एक निकलेगा क्षर, निकलेगा ना। तो क्षर का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। और आ का मतलब होता है, मतलब नकारात्मकता निकलती है, नकारात्मकता। आ से नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे सुर मतलब होता है देवता। क्या मतलब होता है सुर मतलब? देवता। अगर इसमें हम आ जोड़ दें तो मतलब क्या? जो देवता नहीं है, अर्थात क्या है? राक्षस। तो अर्थ का क्या हो गया? उल्टा। जैसे क्षर का मतलब है विनाश और अक्षर का मतलब है जिसका विनाश ना हो। तो वर्ण या अक्षर से क्या तात्पर्य निकला है कि जिसका विनाश ना हो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर। बात समझ में आ गई? इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कुल वर्ण होते कितने हैं? सवाल ये भी तो उठता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 11 तो स्वर होते हैं आपके, ठीक है। सब कुछ अलग अलग से लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन। कैसे होते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी हवड़ तवड़ नहीं करना है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, और 2 अयोग्यवाह्य होते हैं। और कुल मिलाएंगे ना इनको तो आपकी गिनती आएगी 52, ठीक है। तो 52 क्या होते हैं? कुल वर्ण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कैसे होते हैं सबकी गिनती करवाऊंगा मैं, सब कुछ गिनवाऊंगा, आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। चलो अभी आगे समझते हैं। अब क्या है? लिखा है वर्ण। तो वर्णों को मैंने क्रम में बांटा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोग्यवाह्य है। अब अयोग्यवाह्य अलग से क्यों लिखे?
आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले स्वर समझें। स्वर का मतलब क्या होता है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जो भी वर्ण हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्वर। इस बात समझ में आई? नहीं आई ना? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो व्यंजन समझ लो पहले, फिर दोनों को समझाता हूँ तुलना करके। क्या होता है कि व्यंजन जो हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूँ जैसे व्यंजन आपको बोलना है, जैसे का कबूतर बोलोगे ना आप, का, खा, गा, यही तो होते हैं ना व्यंजन, होते हैं ना। तो मैं आपसे कहूँ कि आप का बोल के दिखाओ, का, आप बोलोगे का, बोलोगे ना का, तो क्या निकल रहा है? देखो ऐसे, इसके पीछे क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है ना। मैं आपसे कहूँ बोलो बा, बा, तो आप बा बोलोगे ना। जैसे आपसे मैं कहूँ बोलने को बा, क्या बोलने को कहूँ? बा, तो आप कैसे बोलोगे? इसके पीछे क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है ना। आ, तो आ क्या है? ये क्या है? इस स्वर ही तो है। तो स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है किसको? व्यंजन को बोलने में लेनी पड़ रही है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ स्वर को बोलो, मैं कहूँ कि स्वर बोलो, आ बोलो, तो किसकी सहायता लेनी पड़नी है? किसी की भी नहीं। छोटा आ स्वर ही तो है, आ ही बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिक्कत है, नहीं है ना। लेकिन अगर व्यंजन बोलेंगे ना तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना। तो स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ये परिभाषा रट लेना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। कई सारे एग्जाम्स मैंने देखे, बीएड का पेपर हुआ था अभी, तो उसमें मैंने देखा कि स्वर, उसमें पूछ लिया कि स्वर क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो उसमें ए वाला ऑप्शन सही हो रहा था। क्या लिखा था? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़े तो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। हो गई बात क्लियर। अब आते हैं अयोग्य बाह्य पर। अयोग्य बाह्य क्या होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों आप समझो, पहले ध्यान से समझो। इनकी परिभाषा क्या है कि ना तो पूर्ण स्वर और ना ही पूर्ण व्यंजन। जो अयोग्य बाह्य होते हैं तो ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन। जैसे देखो ये होते हैं कौन कौन? अंग और आहा। अंग और आहा। अब अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है गुरुजी? तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो होता है ना, जैसे हम लिखते हैं, जैसे अम्बे पढ़ते हैं, अम्बे, अम्बे पढ़ेंगे ना, ऐसे होगा ना अम्बे। अब अम्बे हम ऐसे भी तो लिख सकते, कैसे? देखो साफ करके लिख दें, अम्बे, एक बिंदी रख दो, बोलो हाँ है ना, बोल सकते ना, लिख सकते ऐसे। तो देखो जहाँ भी माँ है ना, जो आधा माँ है, इसकी बिंदी लग जाए, ए वाली बिंदी है अंग वाली, तो क्या हो जाएगा? अयोग्य बाह्य, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि देखो ये माँ तो क्या है? व्यंजन, और बिंदी लग रही है किसकी? अंग की, तो वो किस में गिना जाएगा? स्वर में, है कि नहीं? तो आप कहोगे ना तो ये स्वर आज समझ में आ रहा है और ना ही व्यंजन समझ में आ रहा है। इसीलिए तो भैया अयोग्य बाह्य में डाल दिया इनको कि ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना। और विसर्ग कहाँ कहाँ यूज है? देखो विसर्ग का क्या होता है? आहा, बोला ना आहा, मतलब जैसे हम बोले आपको लिखो क्रमशः, क्रमशः, तो ये है ना, ये दो बिंदी, ये इसी की है ना। और इसको हम पूर्ण व्यंजन और पूर्ण स्वर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो अगर आप ध्वनि निकालोगे आहा, तो पीछे क्या आ रहा है? हा आ रहा है ना। अब हा का उच्चारण हो रहा है तो क्या होना चाहिए? व्यंजन। लेकिन बिंदी किसकी लग रही है? आहा की लग रही है ना। बचपन में क्या पढ़ते थे कि छोटा से लेके आहा तक क्या होते हैं? स्वर होते थे ना। अब आप बड़े हो गए तो आपको क्या बता दिया गया कि अंग और आहा क्या है? अयोग्य बाह्य हैं, ठीक है ना। तो हा आ रहा है तो व्यंजन होना चाहिए था, लेकिन व्यंजन नहीं माना गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अंग और आहा क्या है? अयोग्य बाह्य। और अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वार, और आहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग। बात समझ में आ गई। और अयोग्य बाह्य होते क्या हैं? जो ना तो पूर्ण स्वर हो और ना ही पूर्ण व्यंजन। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है इतनी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चले, चलो अब स्वर समझ लें सबसे पहले कि स्वर क्या होते हैं। तो देखो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिरी, ए, आए, ओ, आओ। कुल मिलाकर कितने हो गए? 11। तो स्वर होते कितने हैं? 11। ये तो आप गांठ बांध लो कि कुल स्वर कितने? 11। कुछ भी हो, कुछ भी पूछे आपसे, आपको कुल स्वर कितने बताने हैं? 11, इससे कम नहीं, ठीक है ना। चलो, और एक और होता है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है?
देखो ओ, ये होता है ओ, होता ना, लिखा है ना ओ। अब ये आया कहाँ से है गुरुजी? तो ये आया है आपकी अंग्रेजी भाषा से। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप लिखो, क्या लिखो? टॉफ़ी। क्या होता है? टॉफ़ी होता ना, टॉफ़ी। तो ये चंद्रबिंदु लग रहा ना, देखो ऐसे लग रहा चंद्रबिंदु, ऐसे चांद जैसी मात्रा चढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? ओ, आगत स्वर है। अब अगर इसको हम अपनी हिंदी भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखो आप बोलते, अगर ये ओ नहीं होता तो आप बोलते टाफ़ी, बोलते ना टाफ़ी। अब टाफ़ी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो हम क्या किया, हम लोगों ने, हमने दूसरी भाषा से ले लिया उसको कि अच्छा लगने लगे, तो क्या हो गया? टॉफ़ी। अब अच्छा लग रहा है ना। जैसे होता है डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन क्या डॉक्टर होता है क्या? नहीं होता। होता क्या है? डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर होता ना। तो इसको हमने कहाँ से लिया है? अंग्रेजी भाषा से। ये आगत स्वर हैं, ये नहीं थे हमारे वर्णमाला में। बात समझ में आ रही है? तो इसको इसमें मत गिल देना कि भाई कुल स्वर कितने? 11 तो कुल स्वर हैं, एक आगत स्वर है, ऐसा नहीं है। कुल स्वर 11 ही हैं। अगर पूछ ले कि आगत स्वर कौन सा है, तो आपको नाम लेना है कि हाँ एक है और उसका नाम है अ। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ, जिन्हें बोलने में कम समय लगे, जिन्हें बोलने में कम समय लगे, कम से कम समय लग रहा है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ बोलो, मैं आपसे कहूँ बोलो कब, तुरंत बोल दिया ना कब। मैं आपसे कहूँ बोलूँ कि बोलो राम, तो राम देखो बड़ा है ना, राम, थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपसे बोलूँ बोलो कब, तो तुरंत बोल दिया। देखो छोटी की ये क्या होती है? छोटी ई। मैं आपसे बोलूँ बोलो किताब, तो आप तुरंत बोलोगे किताब। मैं आपसे कहूँ बोलो पीला, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, पीला लग रहा है ना। तो ये बड़ी की जो मात्रा है ना, वो क्या है? जो बड़ी की मात्रा है वो वही तो है। देखो बड़ी की मात्रा है। जितने भी स्वर होते हैं, एक बात और याद रखना कि जितने भी स्वर होते हैं उन सब की मात्राएं झड़ती हैं, मात्राएं, ठीक है ना। वो सीधे सीधे नहीं लेके जाते कि भाई छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ लिख दें हम किसी भी शब्द के पीछे या किसी भी अक्षर के पीछे, नहीं, उनकी मात्राएं झड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे छोटा ऊ, मैं आपसे कहूँ बोलो तुम, बोल दोगे तुरंत, तुम बोल दोगे ना। और देखो दीर्घ स्वर में क्या है? बड़ा ऊ। मैं आपसे कहूँ कि बोलो सूना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, सूना। देखो बड़ा बड़ा ऊ है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो ऐसे ही समझेंगे इनको, क्या समझेंगे? कि जिन्हें बोलने में कम समय लगे। तो ह्रस्व स्वर जितने भी छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, कुल मिलाकर कितने होते हैं? 4। ये ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है ना। अब दीर्घ स्वर की बात आती है कि भैया दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर कितने हैं? देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं, ठीक। दीर्घ स्वर से मतलब क्या है? कि जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लग रहा है ना। देखो अब जैसे अभी बताया ना मैंने, मैं बोल दूं कब, तो तुरंत बोल दिया। मैं आपसे बोलूं कि बोलो काम, तो थोड़ा टाइम लग रहा है ना, काम लग रहा है ना, आ निकल रहा है ना, तो उसे बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो दीर्घ स्वर में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब आता है तीसरे नंबर का प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? प्लुत स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ से नहीं, ये मत समझ लेना। ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। जैसे मैं आपको कह दूं, मैं आपसे कहूं कि बोलो राधा, तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे लिखेंगे ना, राधा। टाइम लग रहा है ना प्लुत स्वर बोलने में, राधा। मैं आपसे कहूं बोलो ओम, ओम, तो ऐसे बोलोगे, ओम बोलोगे ना, ओम, थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो आप क्या है कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग रहा है ना, तो ऐसे प्लुत स्वर होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनकी परिभाषाएं जरूर सीख लेना, आता है पेपर में, ठीक है। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तो सीख लेना कि भैया
ए होते हैं। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना बात कि प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। जैसे बोल दूं राधा, मैं आपसे कहूं बोलो राम, तो आप कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे आप, ऐसे, ऐसी ना लिखोगे, बोलो लिखोगे ना, हाँ है ना, लिखोगे ना, ऐसे ही। तो ऐसे समझना है इनको। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैंने दीर्घ स्वर को ना, देखो दीर्घ स्वर है, इनको भी 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? देखो मैं आपको दिखा दूं, देखो इतने से देख लो क्या होता है। देखो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, यहाँ क्या है? बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, इतनी तो है ही, ए एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि देखो इन्हीं से तुलना हो रही है। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। तो ए ऐ ओ औ इनकी तुलना नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो इन्हीं को हमने क्या डाल दिया? संयुक्त स्वर में। ठीक है, अलग अलग बांट दिया, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो कुछ नहीं है, तो जिनकी तुलना हो रही थी वो क्या हो गए? मूल दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए ऐ ओ औ। अब ये संयुक्त स्वर क्यों है? क्योंकि इन दोनों से मिलकर बने हैं, इन दोनों से, इनसे और इनसे मिलकर बने हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? देखो बहुत साफ साफ लिख दिया मैंने। देखो अगर मैं आपसे कहूं ए बनाओ, तो छोटा या आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई मिला दो। जैसे छोटा आ में छोटी ई मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसको आई पढ़ेंगे ना, आई। तो ए तो निकल रहा, ए निकल रहा, निकल रहा ना, ए निकल रहा, निकल रहा। अब मैं आपसे कहूं कि ओ पढ़ो, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलाओ। देखो औ औ औ औ की आ रही है, मतलब औ, थोड़ा जल्दी बोलना है। औ आ रहा है ना, तो ओ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ए पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे, तो आय के लिए क्या है? आय के लिए देखो छोटा आ के साथ ए मिला दो, छोटा ए के साथ ए मिला दो तो आय पढ़ेंगे। आय इसको पढ़ेंगे ना, इसको ए पढ़ते हैं, इसको आ पढ़ते हैं, तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। आय आय आ रहा है ना, आय, तो आय ही तो है, ये आय ही तो है, नहीं है क्या? आय आ गया ना। देखो और अगर मैं आपसे कहूं कि आओ किन को मिला के पढ़ते हैं, तो आओ कैसे आएगा? देखो छोटा आ में और ओ मिला दो, ऐसे। अब इसको जल्दी पढ़ना है। आओ, देखो आ और ओ, आओ, तो क्या आएगा? आओ आएगा ना, आ गया। ऐसे उच्चारण निकलेगा, बिल्कुल बोलता है, जो लिखा है वो बोलता है। ये लिखा था तो ये बोला, क्या बोला? आओ, बोला ना, बिल्कुल बोल के तो बता रहा हूं मैं आपको, बोला आओ। ओ बोलना है तो आ के साथ ऊ मिला दो। अब जल्दी बोलो, औ ऊ, तो ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है, बाद में ओ आ रहा है। ठीक है, उच्चारण बाद का देखना है। ओ आ रहा है ना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़ा अंतर है। ठीक है, बोलने में अंतर है ना। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मिलते हैं इनको, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ए मिला है इनसे और ओ मिला है इनसे और ए मिला है इनसे, ए है और ए आय है, अंतर समझना, और ये आओ है और इनसे मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? संयुक्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? ए आय ओ आओ। और मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, रेरी नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इतनी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। चलो अब समझते हैं व्यंजन, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या लिखा है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े। मैंने अभी बताया ना आपको, जब आपको स्वर बता रहा था मैं, कि जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े। जैसे मैं बोलूं का कबूतर, का, तो आ रहा है ना पीछे, और खा, तो खा के पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है ना। तो आ क्या है? स्वर ही तो है। तो स्वर की सहायता से जो बोले जाएं वो क्या होते हैं? व्यंजन। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में। एक कुल होते कितने हैं? 33। कितने होते हैं? 33। ठीक, अब कैसे? देखो का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी और इया, इसको क्या पढ़ते हैं? इया।
ठीक, यहाँ खाली ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में। और ऐसे ही चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झांसी, ठीक है। और उंगा क्या पढ़ेंगे, उंगा। ऐसे ही टा टमाटर, टा ठा डा ढा इणा, इसको इणा पढ़ते हैं। इसको इया, इसको उंगा और इसको इणा, ठीक है। ऐसे ही ता था दा धा ना, ऐसे ही पा फा बा भा मा पढ़ते थे ना। तो ये सब मिला के क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्यों बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनको बोलने के लिए, ठीक है, हमारे मुख का जो भाग है ना, जैसे मुख में हमारे होंठ हो गए, ठीक है, जीभ हो गई या कंठ हो गया, तो किसी ना किसी से टकरा रहा है, मिलके बोल रहे हैं। जैसे हम बोले पा, तो देखो होंठ मिल रहे हैं ना, होंठ मिल रहे हैं ना। मैं बोलूँ फा, तो बोल रहे हैं ना, होंठ मिल रहे हैं ना। मैं बोलूँ का, तो कंठ से आवाज़ आ रही है ना, का खा खा आ रही है ना, आवाज़ आ रही है ना। तो स्पर्श हो रहा है ना स्पर्श। तो स्पर्श व्यंजन इसलिए बोला जाता है। और होते हैं कुल कितने, 25। कितने होते हैं, 25। बात समझ में आ रही है। स्पर्श व्यंजन क्यों बोला गया इनको, इसलिए बोला गया क्योंकि मुख के जो हिस्से होते हैं ना, जैसे होंठ हो गए, जीभ हो गई और कंठ हो गया, दंत हो गए, तालू हो गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ टकराएगा, ठीक है। हमारी जीभ टकराएगी या वो हिस्सा टकराएगा जीभ से, कोई दिक्कत नहीं है। कंठ से भी आवाज़ आती है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। अब आप इनको बोलो, ऐसा लगेगा जैसे अंदर से आवाज़ आ रही हो। जैसे या, रा, ला, वा आ रही है ना अंदर से आवाज़, पेट में हलचल हो जाती है, बोलने में हो जाती है ना, तो पेट से आवाज़ आ रही है ऐसा लगता है, तो अंदर से आवाज़ आ रही, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। मतलब अंदर स्थित थे और हमने बाहर बोल दिया, अंदर थे स्थित, कहाँ, अंदर, अंदर से बाहर आ गए, बोलेंगे या, रा, ला, वा, तो अंदर से आवाज़ आ रही है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन। बात समझ में आ रही है। और शा, शा, सा, हा, ये ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। आप बोलो ऊष्मीय व्यंजन क्यों बोलेंगे, ऊष्मीय व्यंजन इसलिए बोलेंगे कि जब भी हम इन अक्षरों को बोलेंगे ना, तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऐसा लगता है जैसे ऊष्मा निकल रही हो, गर्म हवा, गरम गरम। बोलो आप हा बोल के देख सकते हो, बोलो हा, हाथ लगाओ आगे, गर्म हवा निकलेगी ना, तो ऊष्मीय व्यंजन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी एक छक होता है ना, ये छक, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया, संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला गया क्योंकि एक किसी ना किसी अक्षर से मिलकर बने हैं। जैसे एक छा होता है, छा, हम इसको क्या बोलते हैं, कक्षा, कक्षा, क्या बोलेंगे, कक्षा। तो का तो आ ही रहा है, और षटकोण वाला शा आ रहा है ना, षटकोण वाला शा, तो का और षटकोण वाला शा मिला के क्या बोलता है, छा, छत्री वाला छा, ठीक है ना। और त्रा, त्रा में हमें पता चल रहा है कि हाँ ता तो है, त्रा, ता है और रा है, ये तो बोलने से समझ में आ रहा है कि त्रा में क्या है, ता और रा, तो आधा है ता और रा है पूरा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि आधा क्या है और पूरा क्या है, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में, ये सारे क्वेश्चंस सभी पूछे जाते कि संयुक्त व्यंजन है तो ये त्रा है, तो इसमें किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, ये पूछेगा सवाल, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आधा ता और पूरा रा। ऐसे ऐसे ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी होता है ना, ज्ञा ज्ञानी होता है ना, तो बोलने से लग रहा है इसमें गा है, गा, गा गमला, इसमें सम्मिलित है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं इसके पीछे एक कहानी बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते ना, वो बहुत ही बूढ़ा कोई आदमी होगा तो वो ज्ञानी को ज्ञानी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या, ज्ञानी, 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 ज्ञानी बोलेगा ना। तो मतलब क्या है कि आधा जा है और ये क्या है, ये क्या है, बोलो क्या है, उंगा, उंगा है ना, तो आधा जा और पूरा उंगा मिला के क्या बोलेंगे, ज्ञानी या ज्ञानी, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते थे बूढ़े बुजुर्ग लोग, ठीक है। फिर धीरे धीरे पीढ़ी बदलती गई, परिवर्तन होता रहा, तो फिर क्या पढ़ने लगे, ज्ञा, ठीक है। इसको नहीं तो पहले ज्ञा बोलते थे, ज्ञा, ज्ञा, ठीक है, तो ज्ञानी बोलते थे, ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञानी बोलते थे, ठीक है ना। इसलिए आधा जा और क्या है, उंगा। बात समझ में आ रही है ना। और इसको क्या बोलेंगे, स्रा को, एक इससे मिलकर बना है, तो देखो इसकी जब आकृति बनाएंगे ना,
जब हम आकृति बनाएंगे कैसे बनेगी आकृति, ऐसे बनेगी ना। तो अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं और इसको देखें तो देखो यहाँ से एक कौन सा वाला सा बन रहा है, सलजम वाला सा बन रहा है ना, सलजम वाला सा बन रहा है। तो क्या निकल रहा है कि सलजम वाला सा आधा है और रा पूरा, तो मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है कि छा छत्री किससे मिलकर बना है, त्रा त्रिशूल किससे मिलकर बना है, और ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बना है, और श्रा किससे मिलकर बना है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि या तथा वा अर्धस्वर है। अर्धस्वर कैसे हैं, ऐसे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि उच्चारण हो रहा होगा या का, आप बोलोगे, जब बोलोगे ना तो या ही निकलेगा, लेकिन हम कभी ई लगा देते हैं, कभी ए लगा देते हैं। कैसे, देखो जैसे मैं आपसे कहूँ पढ़ाई, तो या की मतलब बड़ी की मात्रा चढ़ा दो या बड़ी ई लिख दो सीधा, पढ़ाई, दोनों सही है ना। तो पढ़ाई ऐसे भी लिखते हैं और पढ़ाई ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या के स्थान पे ई का प्रयोग हो जाता है या ए का, जैसे लिखवाए तो ऐसे भी लिख दो और ऐसे भी लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ या का प्रयोग भी है और ए का प्रयोग भी है ना। तो या के स्थान पर ई और ए का प्रयोग हो रहा है, और ई और ए क्या है, स्वर है ना। तो इनमें स्वर का जो गुण है वो छुपा हुआ है तो व्यंजन है ना। तो स्वर का गुण छुपा हुआ है, इसलिए क्या है, अर्धस्वर। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब वा की बात आती है, वाह ऐसे किसको बोलेंगे, तो इसमें आ छुपा हुआ है, आ का गुण। कैसे, जैसे बोलेंगे कौवा, देखो जैसे बोले कौवा और कौवा दोनों ही सही है। देखो आ भी लिख दो और वाह भी लिख दो, दोनों ही बोलते हैं और दोनों ही लिखते हैं। कई लोग होंगे जो वाह लिखेंगे और कई लोग बड़ा आ लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वाह के स्थान पर छोटा आ का प्रयोग हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो वाह में छोटा आ मतलब स्वर का गुण उपलब्ध है, इसलिए अर्धस्वर। कौन कौन से, या और वाह, ये बात दिमाग में रखना बिल्कुल। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। चल अब आगे, अब क्या होता है, अब होते हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। मतलब कंपन कहने से मतलब ये है कि वो हिलने की आवाज़ आती ना, वो ना हो। जैसे कौन कौन से होंगे, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और शा शा और सा। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और शा शा और सा। कौन कौन से, देखो ये लिख दिए मैंने, मैं आपको बता दूं, ए लिख दिए। देखो तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहले तो ए है ना, और दूसरे ए है, तो का खा जा चा छा टा ठा ता था और पा फा। बोलने में कुछ कंपन हो रहा है, कुछ हिला क्या, नहीं हिला, आपका कंठ हिल ही नहीं रहा है, नहीं हिल रहा है ना। अब तुरंत बोल लोगे, बोलो का, कुछ नहीं हो रहा, खा कुछ नहीं हो रहा, चा छा कुछ भी नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा कंठ। अब जैसे अभी हिलेगा, मैं आपको हिलवाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो अभी का खा चा छा टा ठा ता था पा फा बोल दिया ना, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इनको बोलो तब भी स्वर तंत्रियाँ नहीं हिलेंगी। देखो शा शा सा, आराम से बोल दिया, कुछ भी नहीं हिला, कंपन हुआ ही नहीं कंठ में। देखो अब ये होगा। अब कैसे होता है, होता कैसे है, देखो सघोष या घोष व्यंजन क्या कहलाते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। तो कौन कौन से होते हैं, वो होते कौन कौन से हैं, हर वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन तथा हा। अब देखो तीसरा ए है, तीसरा है, और ए चौथा है, और ए पांचवा है, यही बोला है गया, यही बोला है ना। तो देखो आप बोल के देखो, गा आ रहा है ना, हिल रहा है ना कंठ, घा हिला, कंपन हुआ, ऐसा लगा जैसे कंठ में घर्षण हो रहा है, तो स्वर तंत्रियां हिल रही हैं, कंपन कर रही हैं, तो इसलिए सघोष वर्ण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सघोष वर्ण। जैसे मैं वो आपसे बोलूं, बोलो जा, हिल रही है ना, जा बोलने में, जा बोलेंगे ना, तो क्या होगा, स्वर तंत्रियां हिल रही हैं, कंपन कर रही हैं ना। जब कंपन करेंगी तो सघोष या घोष व्यंजन, कंपन नहीं करेंगी तो घोष, जब कंपन नहीं करेंगी तो अघोष व्यंजन, और जब कंपन करेंगी तो सघोष या घोष व्यंजन, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखा जाए, देखो
जैसे मैंने किया ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि जो अघोष व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा। तो आप इनको नंबर से याद कर लो कि अघोष 12 और सभी सा हैं तो 12 सा, 12 सा। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, 12 सा, मतलब पहला और दूसरा व्यंजन और सा, सभी सा। ठीक, तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं, 12, मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, और सा मतलब सभी सा, सभी सा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। ठीक, अब सघोष कैसे याद करें गुरुजी, तो सघोष ऐसे याद कर लो कि भाई 3 4 5 है तो मतलब 345। ठीक, अंतस्थ मतलब अंदर। ठीक है, और हा मतलब है, 345 अंदर है, ऐसे याद हो जाएगा। तो 345 से मतलब क्या है, 345 से मतलब यह है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। और अंदर से मतलब है अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर है। और है से मतलब क्या है, हा। बस हो गया, हो गया ना। बात समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे कहूं अघोष व्यंजन तो आप कहोगे 12 सा, मतलब पहला, 12 से मतलब क्या है, पहला और दूसरा। ठीक है, और सा सभी सा। ठीक, और सघोष या घोष पूछूं मैं आपसे तो आप कैसे याद करना है, 345 अंदर हैं, जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का। और अंदर से मतलब है अंतस्थ व्यंजन से, और हा से मतलब है से मतलब है हा से। बात समझ में आ गई, इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूं अच्छे से। इनको बिल्कुल क्लियर कर लेना, इनको भूलना नहीं है। ये पूछता है, यूपी पुलिस में बहुत बोलवाला है अघोष और सघोष का, बहुत पूछा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फायरमैन और जेल वार्डर जो पेपर होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, सितंबर के लास्ट में हो शायद, तो उनमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझा पाऊँ और बहुत अच्छे से आपका हिंदी का जो भी मतलब कोर्स है वो पूरा ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे भी समझ में आती रहेंगी और मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।